जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और सारे सवालों के आंसर कमेंट करें। साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें और क्लास को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? आंसर करेंगे किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी? तो सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है, याद रखेंगे। आप जानते हैं यहां से बहुत सारा सवाल पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा बंबई हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहां तक है? तो याद रखिएगा बंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव आता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है महाराष्ट्र के कुछ फसल के बारे में। जैसे महाराष्ट्र में कपास का बहुत अच्छा खेती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, जैसे अजंता। अजंता कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अजंता, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफा, कार्ले की गुफा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा आप जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र का मुख्य भाषा क्या है? मराठी। ठीक है, तो महाराष्ट्र की मुख्य भाषा क्या है? तो याद रखिएगा मराठी। ठीक है। अगला सवाल, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व में सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? आंसर कीजिए, कौन सा ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, जो विश्व के सबसे बड़े भंडार जिसका भारत में पाया जाता है? ठीक है, तो याद है तो आंसर कमेंट करें। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। ठीक है, तो याद रखना है भारत जो है थोरियम संपन्न देश है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना है। आप जानते ही हैं कि परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट, जिरकोनियम, ठीक है, एंटीमनी, ग्रेफाइट, लिथियम, इन सब के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और इनका थोड़ा सा मात्रा से ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया? जिसके वजह से आजकल हम लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छा से यूज़ हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि थोरियम जो है थोरियम संपन्न है भारत, और थोरियम के अंतर्गत मोनाजाइट खनिज को शामिल किया जाता है। ठीक है, थोरियम तमिलनाडु के मदुरै जिले में पाया जाता है, तेलंगाना के करीमनगर क्षेत्र में पाया जाता है, झारखंड के हजारीबाग में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। और थोरियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो थोरियम मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। याद रखना है, मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है थोरियम, याद रखिएगा। और मोनाजाइट अयस्क मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सब के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे यूरेनियम है। तो यूरेनियम के बारे में आप जानते हैं कि यूरेनियम जो है परमाणविक खनिज है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है यानी जनरली ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो धारवाड़ या आर्कियन चट्टानों से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, धारवाड़ या आर्कियन चट्टानों से प्राप्त होता है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं यूरेनियम के बारे में कि भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है? ठीक है, तो कमेंट कीजिए।
पहले तो याद रखिएगा यूरेनियम धारवाड़ या आर्कियन चट्टानों से प्राप्त होता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आशा की धातु किसे कहा जाता है या मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है, तो याद रखना है आशा की धातु या फिर मेटल ऑफ होप कहा जाता है किसे, तो यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। ठीक है, तो ये साइंस का सवाल हो जाएगा। मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है, आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश पूछता है एग्जाम में, ये सवाल पूछेगा ऐसे करके कि तुमालापल्ली जो कि यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि तुमालापल्ली, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के तुमालापल्ली में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के वायएसआर जिले में स्थित तुमालपल्ली यूरेनियम खादान देश की सबसे बड़ी यूरेनियम माइंस है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा यूरेनियम माइंस का नाम क्या है, तुमालापल्ली। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। इसके अलावा जादूगोड़ा के बारे में आप जानते होंगे। जादूगोड़ा पूछता है एग्जाम में कि जादूगोड़ा क्यों फेमस है, तो आप सभी जानते हैं कि जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोड़ा कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखना है कि झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और यूरेनियम का अयस्क क्या है, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो आप जानते होंगे पिच ब्लेंड। पूछता है एग्जाम में कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो याद रखना है कि पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियम लिखा है, और आप जानते हैं कि रेडियम का खोज किसने किया था, मैरी क्यूरी। तो याद रखिएगा मैरी क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। ठीक है, और पोलोनियम का खोज भी मैरी क्यूरी ने किया था, पोलोनियम। और आप जानते हैं पूछता है अगर कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम जो है सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। पोलोनियम के टोटल 27 समस्थानिक होते हैं। तो रेडियम और पोलोनियम की खोज का श्रेय मैरी क्यूरी को जाता है। फिर पूछेगा कि मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम मानव निर्मित पहला तत्व है। समझ में आया, तो याद रखिएगा पोलोनियम मानव निर्मित पहला तत्व है। पोलोनियम मानव निर्मित पहला तत्व है। पोलोनियम की खोज का श्रेय मैरी क्यूरी को जाता है। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं, 27 समस्थानिक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व में सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में पाया जाता है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपको एक सवाल और याद रखना है कि परमाणु कार्यक्रम का जनक या परमाणु शक्ति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में परमाणु शक्ति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु शक्ति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु शक्ति कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। समझ में आया, तो पूछेगा परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आपसे पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो कमेंट कीजिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुआ था, ये पूछता है सवाल परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखना 1948 में। ठीक है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1954 में। ये सवाल बहुत पूछता है, तो ये आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 1954 में हुआ था। 1954 से ही भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखिएगा परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगर आपसे पूछेगा देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तो आप बताइए देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है, देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा तारापुर। देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है, तो तारापुर आपको याद रखना है। और तारापुर है कहाँ पे, तो आप सभी जानते हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर है और तारापुर महाराष्ट्र में है। और तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा तारापुर अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में है और देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है तारापुर, याद रखिएगा। कुडनकुलम पूछेगा, कुडनकुलम किस राज्य में है, कुडनकुलम
कुडनकुलम किस राज्य में परमाणु विद्युत गृह है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है कुडनकुलम तमिलनाडु में है और रूस की सहायता से कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया था। ठीक है। रावत भाटा पूछेगा किस राज्य में है, रावत भाटा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह या रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो राजस्थान में। समझ में आया, याद रखिएगा रावत भाटा राजस्थान में है। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है और देश का 25वां परमाणु विद्युत गृह है, याद रखना है रावत भाटा। ठीक है, तो याद रखिएगा रावत भाटा राजस्थान में है और कनाडा की सहायता से बनाया गया है या स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, पूछेगा नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो याद रखना है नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं आपको हम, ये सब सवाल बहुत एग्जाम में पूछता है तो आप रिवीजन करें, रेगुलर रहें। ठीक है, तो कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में, नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में। काकड़ापाड़ा पूछेगा तो काकड़ापाड़ा गुजरात में। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, गुजरात में। याद रखिएगा काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। ठीक है, कल्पकम पूछेगा, कल्पकम का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि 1971 में स्थापित हुआ है। तो पूछेगा कल्पकम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो कल्पकम परमाणु विद्युत गृह या फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, एक ही चीज़ है। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इसी का नाम है, तो आप याद रखिएगा कल्पकम या इंदिरा गांधी परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1971 में। और 1971 में ही आप जानते हैं इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था और 1971 में ही इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी परमाणु विद्युत गृह या विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका दूसरा नाम है कल्पकम, तमिलनाडु में है। और 1971 में ही आप जानते हैं बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 1971 में ही भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इतना सवाल याद रखिएगा जो पूछता है। एक पूछता है जैतपुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो याद रखिएगा जैतपुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में है। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। ठीक है, काकड़ापाड़ा गुजरात। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा, थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल देखें। कोई भी डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? ठीक है, आपको आंसर करना है कि भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय है जो अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। क्वेश्चन घुमा दिया है सिर्फ। आप जानते हैं कि अरावली कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है अरावली, राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। ठीक है, ये भी हम लिख दे रहे हैं। तो आपको अगर पता है राजस्थान में कौन सी जनजाति बहुत पाई जाती है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो याद रखना है अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैला है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और आप जानते हैं कि माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करें कौन सा जनजाति आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा जनजाति अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, तो सही आंसर होगा भील जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा भील जनजाति अरावली पर्वतमाला में निवास करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे भील जनजाति निवास करता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि भील जनजाति उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। इसका मतलब भील जनजाति राजस्थान में निवास करता है। अब देखिए जो सवाल बता रहे वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील। याद रखना है सबसे बड़ी जनजाति, यानी सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति का है, तो भील जनजाति का। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और भील जनजाति राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है। समझ में आया, तो याद रखिएगा भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया। और गोंड याद रखिएगा ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड। ठीक है, दूसरी बड़ी जनजाति याद रखिएगा भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड।
यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति पूछेगा तो एक नंबर में भील और दूसरे नंबर पे गोंड। तो याद रखिएगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है और कुछ जनजाति आप याद रखिए, आपसे पूछ सकता है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति, और आप जानते हैं कि बोडो जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो बोडो जनजाति याद रखना है कि बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। बोडो जनजाति आसाम राज्य में निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। थारू जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है थारू जनजाति के बारे में एक सवाल कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो दीपावली जो त्यौहार है उसे शोक के रूप में मनाती है। अभी नहीं मनाती है, पहले मनाती थी। ठीक है, तो एग्जाम में तो यही पूछता है कि कौन सा जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, पहले मनाती थी, अभी ये बंद हो चुका है। तो दीपावली को शोक के रूप में मनाता था थारू जनजाति। तो याद रखिएगा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन थी? थारू जनजाति। समझ में आया? तो याद रखिएगा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे थारू जनजाति। वर्तमान में दीपावली को शोक पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं थारू जनजाति, आप याद रखिएगा। ठीक है, और थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्यौहार को मनाते हैं। समझ में आया? तो ये आप याद रखिएगा, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में पहले मनाते थे। इसके अलावा भूटिया जनजाति पूछा जाता है। तो भूटिया जनजाति आप जानते हैं, भूटिया जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो याद रखना है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में भूटिया जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। टोडा जनजाति पूछेगा, कहाँ निवास करता है टोडा जनजाति? नीलगिरी पहाड़ी। ऐसे पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाले जनजाति कौन से हैं? तो याद रखिएगा, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी है कहाँ? तमिलनाडु में है, आप जानते हैं। तो याद रखना है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी मेनली कहाँ पे है? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी का ज़्यादातर हिस्सा है। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करता है नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, आया सवाल समझ में? अब कुछ प्रमुख जनजाति आप लिख लीजिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे पूछेगा गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? पूछेगा गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। भूटिया जनजाति पूछेगा, भूटिया, तो याद रखना है सिक्किम में निवास करती है भूटिया जनजाति। कहाँ निवास करती है? सिक्किम में निवास करती है भूटिया जनजाति। इसके अलावा सिक्किम में और भी जनजाति है, जैसे आपसे पूछेगा लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा और भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है, याद रखिएगा। ठीक है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। तो पूछेगा टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? कुकी जनजाति, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। ठीक है, और मेघालय में तो आप सभी जानते हैं कि मेघालय में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? तो याद रखिएगा गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। और भी जनजाति है लेकिन जो एग्जाम में पूछता है बस उसी को याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भी है मेघालय में, और वहीं पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति निवास करती है। समझ में आया? तो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति मेघालय में निवास करते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है चकमा जनजाति कहाँ निवास करता है? आप ही कमेंट कर दीजिए, चकमा जनजाति कहाँ निवास करता है? रियांग जनजाति कहाँ निवास करता है? रियांग जनजाति कहाँ निवास करता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है चकमा जनजाति कहाँ निवास करता है? मिजोरम। ठीक है, याद रखना है चकमा जनजाति मिजोरम में निवास करता है। रियांग जनजाति कहाँ निवास करता है बताइए? रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करता है। ठीक है, याद रखिएगा, रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करता है, चकमा जनजाति मिजोरम में निवास करता है। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार का कुछ जनजाति है, ये आप याद रखिए, बहुत पूछता है। जारवा जनजाति कहाँ निवास करता है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार। सेंटिलीज जनजाति कहाँ निवास करता है? सेंटिलीज जनजाति तो अंडमान निकोबार। ठीक है, सोम्पेन जनजाति कहाँ निवास करता है? अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा कि अंडमानी जनजाति, निकोबारी जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटिलीज जनजाति, सोम्पेन जनजाति, ठीक है, ये सब कहाँ निवास करता है? तो अंडमान और निकोबार में निवास करता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये समझ में आ गया होगा आपको। जितना लिखा है सारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। सवाल था कि अरावली पर्वतमाला में कौन सी जनजाति निवास करती है? याद रखिएगा भील जनजाति अरावली पर्वतमाला में निवास करती है, और अरावली पर्वतमाला का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, और राजस्थान या फिर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए क्लास को। अगला सवाल, भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। मतलब कौन सा भाषा है जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा भाषा है जो कि चीनी तिब्बती भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भाषा है जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से रिलेटेड है। तो याद रखना है दिमासा। दिमासा भाषा जो है ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। मतलब आपको बोल रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर सहारा रेगिस्तान नहीं फैला हुआ है। तो आपको तो पता है कि सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ है। तो वही सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर सहारा रेगिस्तान नहीं फैला हुआ है। ठीक है, तो आंसर करने का कोशिश करें आप। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये तो सबको पता है अफ्रीका में, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, पूछता है उत्तरी अफ्रीका में है कि दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में है, यानी उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछेगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये लिख लीजिएगा एक जगह, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में कौन है और दक्षिण अफ्रीका में कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। समझ में आया? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। समझ में आया? लेकिन बस फर्क यही है कि अगर पूछेगा आपसे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो दक्षिणी अफ्रीका में है। समझ में आया? दक्षिणी अफ्रीका में लिख दे रहे पूरा। तो याद रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल और उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। आया समझ में? तो अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। अब याद रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है, ठीक है, ये कहाँ नहीं पाया जाता है, मतलब कहाँ नहीं फैला हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। ठीक है, सहारा मरुस्थल अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इन तीनों जगह फैला हुआ है, इन तीनों देश में फैला हुआ है, लेकिन नाइजीरिया में नहीं फैला हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है, आया सवाल समझ में? तो याद रखिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आप जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे पूछता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसके अलावा विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरता है। ठीक है, ये भी सवाल बनता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, अफ्रीका में ही है ना स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो याद रखिएगा स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है, एक और सवाल बहुत पूछता है कि जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है। याद है? जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है? स्वेज नहर वाला तो याद ही होगा आपको, तो याद रखिएगा। और जिब्राल्टर जल संधि पूछेगा किसको अलग करता है, तो याद रखना है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो याद रखिएगा पूछेगा कौन सा जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो याद रखना है कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, और स्वेज नहर के बारे में भी याद रखिएगा कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ से और भी सवाल याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, जो पूछता है फटाफट देखिएगा क्योंकि बहुत सवाल देखना है। अगर आपसे पूछेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो विक्टोरिया। और विक्टोरिया झील कहाँ पे है, तो याद रखना है विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? अफ्रीका में। और विश्व का दूसरा सबसे अधिक मीठा पानी का झील क्या है? याद रखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है विक्टोरिया झील, और अफ्रीका का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है विक्टोरिया झील। याद रखिएगा। और विक्टोरिया झील जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। बाकी तो हम लोग सब समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय झील कौन सा है, तब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। इसलिए आप लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है,
ठीक है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, ठीक है, उष्णकटिबंधीय झील कौन सा है? तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील जो है विक्टोरिया झील है। समझ में आया? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, और विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा तो याद रख लीजिएगा। क्लास को सपोर्ट कीजिए प्लीज, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। सही आंसर क्या होगा? नाइजीरिया, याद रखिएगा। अगला सवाल, माउंट किलिमंजारो, यहां पे थोड़ा सा गलती है, आपको याद रखना है। पूछ रहा है माउंट किलिमंजारो इज अ डोरमेंट वोल्केनो इन, माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये कहां पर स्थित है? यानी माउंट किलिमंजारो जो है एक डोरमेंट वोल्केनो है, ये किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए कि माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया। तो सही आंसर क्या होगा? ए। और याद रखिएगा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? माउंट किलिमंजारो का दूसरा नाम क्या है? माउंट किब्बो। तो एग्जाम में हो सकता है माउंट किलिमंजारो को माउंट किब्बो लिख दे, तो आपको यह भी याद रखना है कि माउंट किब्बो कहा जाता है माउंट किलिमंजारो को। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप याद रख लीजिएगा। और ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कहवा का खेती किया जाता है, कहवा मतलब कॉफ़ी का खेती किया जाता है, और सबसे अधिक कॉफ़ी का खेती वैसे ब्राज़ील में किया जाता है। आप जानते हैं कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, और माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, डोरमेंट ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से और कुछ सवाल आप देखिए, जैसे एटलस पर्वत बहुत पूछता है। एटलस पर्वत आपको पता होगा, बहुत नामी पर्वत है एटलस पर्वत। तो आपसे पूछेगा एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो याद रखना है एटलस पर्वत जो है ये नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, और एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। समझ में आया? तो याद रखिएगा एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एक सवाल है माउंट कैमरन। तो माउंट कैमरन याद रखना है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल, द ग्राम पंचायत सिस्टम हैज 3 लेवल्स, द ब्लॉक लेवल इज द, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर डैश होता है। तो आंसर कीजिए, ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन सा होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर कमेंट करें, आंसर क्या हो सकता है? ब्लॉक स्तर पर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? तो पंचायत समिति आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत जो है 3 स्तर पर होता है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पंचायत समिति होता है। लेकिन यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? याद है? पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए, पंचायती राज का शुभारंभ, पंचायती राज शुरू हुआ था किस राज्य से और कब हुआ था? ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में पहली बार पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शुरू किया गया था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला में। बहुत पूछा गया ये सवाल है, पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे यहाँ से जो है एक पूछता है बहुत अच्छा सवाल, जैसे कि संशोधन, कौन सा संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा पंचायती राज सिस्टम 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा है।
73वां संशोधन, ठीक है। तो पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था, जो कि पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, किस अनुच्छेद में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क से मूर्धन 9 तक पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है। तो आप कुल मिला के याद रखिएगा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन 1993 जो है ये भी पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और पंचायती राज सिस्टम भाग 9 में है। कौन सा भाग में है, भाग 9 में। सब इंपॉर्टेंट है, भाग 9 भी पूछता है, ठीक है, अनुसूची भी पूछता है। और बच्चे यही गलती करते हैं अनुसूची में और भाग में, तो याद रखना है भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। उम्मीद करेंगे आप अच्छे से ये सब सवाल याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे एग्जाम में गलती होता है, बहुत पूछता है एग्जाम में। अनुसूची 11 में, देखिए अब याद कैसे रखिएगा, अनुसूची देखिए बड़ा शब्द है, तो ये जो डिजिट आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है। तो याद रखना है भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है, अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम है। संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है। आर्टिकल 243 में पंचायती राज सिस्टम उल्लेखित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये चीज़ याद रखिए कि पंचायती राज सिस्टम के त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है भारत में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। और पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 सदस्य जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। पूछता है एग्जाम में कि पंचायती राज सिस्टम के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, याद रखिएगा। और पंचायती राज सिस्टम मतलब इनका जो कार्यकाल होगा तो 5 साल कार्यकाल निर्धारित होता है, याद रखिएगा। लेकिन समय से पहले भी भंग हो जाता है और भंग होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर निर्वाचन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, याद रखिएगा। देखिए ग्राम स्तर पर क्या होगा, याद रखिएगा ग्राम स्तर पर पूछेगा तो ग्राम वाला का नाम ही ग्राम से होगा, तो ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पंचायत समिति सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो आंसर कीजिए किस समिति के द्वारा पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था। तो फटाफट आंसर कमेंट करें, किस समिति के द्वारा पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, और इसको भूलिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है और भी यहाँ पे कुछ समिति है। बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज सिस्टम 1957। इसके अलावा आपको याद रखना है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। और अशोक मेहता समिति जो है ये आपका याद रखना है, एक आपका बलवंत राय था, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है याद रखना है कि 3 स्तर पे था, लेकिन अशोक मेहता समिति जो है 2 स्तर पे था, ठीक है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन भी पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना है ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति ये जो है ये भी याद रखना है, ML सिंघवी समिति भी पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ कौन कौन सा समिति है, तो अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, PVK राय समिति, इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सवाल याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और समिति दिया हुआ है और समिति से यहाँ पे सवाल बहुत पूछता है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। जैसे कुछ समिति है आपसे पूछ सकता है, आंसर कीजिएगा, हिटले कमीशन जो है किससे जुड़ा हुआ था, याद है तो बताएं, हिटले कमीशन किससे जुड़ा हुआ था, याद है तो बताइए हिटले कमीशन किससे जुड़ा हुआ था। तो याद रखना हिटले कमीशन श्रम से जुड़ा हुआ था, श्रम से जुड़ा हुआ था, ठीक है।
हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछता है दांत वाला समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो बताइए दांत वाला समिति किससे जुड़ा हुआ है? सारा जो आया हुआ सवाल है वही बता रहे हैं। दांत वाला समिति किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, बेरोजगारी पता लगाने के लिए दांत वाला समिति का गठन किया गया था। तो बेरोजगारी से संबंधित है दांत वाला समिति, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेगा स्वामीनाथन समिति, ठीक है, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित था, याद रखिएगा। सरकारिया समिति, ये बहुत पूछा जाता है, सरकारिया समिति पूछेगा सरकारिया समिति किससे जुड़ा हुआ है? सरकारिया समिति, तो आपको याद रखना है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है सरकारिया समिति, ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है सरकारिया समिति, ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ था सरकारिया समिति। इसके अलावा महालनोबिस समिति, ठीक है, महालनोबिस समिति, पीसी महालनोबिस को आप जानते होंगे, तो पूछेगा महालनोबिस समिति, तो महालनोबिस समिति किससे जुड़ा हुआ था? तो बता दीजिए। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है ना, तो महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ था, याद रखना है। और आप जानते हैं कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, याद है कि नहीं? रिलेट करके पढ़िए, ठीक है, समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और पीसी महालनोबिस जो है पूरा नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो पीसी महालनोबिस जो है याद रखना है कि राष्ट्रीय आय का गणना किए थे वो, ठीक है, तो याद रखना है महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पूछता है राजा चेलिया समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा चेलिया समिति पूछता है राजा चेलिया समिति का संबंध किससे है या चेलिया समिति का संबंध किससे है? तो याद रखना है कि टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था राजा चेलिया समिति, ठीक है, यानी कर सुधार बोल सकते हैं, टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था राजा चेलिया समिति, तो याद रखिएगा राजा चेलिया समिति का संबंध टैक्स रिफॉर्म से था, ठीक है। गोईपुरिया समिति पूछेगा गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है, या फिर ऐसे पूछेगा कि बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? समझ में आया? तो याद रखना है बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए गोईपुरिया समिति का सुधार किया मतलब स्थापना किया गया था, बैंकिंग सेवा में सुधार, ठीक है, तो याद रखना है बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था। आया समझ में? फिर आपसे पूछ सकता है, ये तो समझ में आएगा, बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था। फिर आपसे पूछ सकता है सच्चर समिति, और जानते ही होंगे आप लोग सच्चर समिति के बारे में, तो याद रखना है मुस्लिम भाइयों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, सच्चर समिति भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन लिख लीजिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति, आपसे पूछेगा सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है, तो याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से जुड़ा हुआ था, गरीबी, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह का समिति से आपका बहुत सारा सवाल बनता है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ठक्कर आयोग, बताइएगा ठक्कर आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो आप जानते होंगे इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ था, और इंदिरा गांधी जी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी हत्या की जांच के लिए। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, याद है? याद है तो बताइए, 31 अक्टूबर 1984, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, है ना। और 31 अक्टूबर तो स्पेशल है, एक तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, दूसरा सरदार पटेल जयंती मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 1984 साल भी स्पेशल है, क्योंकि आप जानते हैं कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे 1984 में ही, और 1984 में ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो दोनों रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, रख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया? इतना याद रखिएगा। इसके अलावा एक और यहाँ से याद रख लीजिए, आपसे पूछ सकता है जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, ठीक है, जानकी रमन समिति, तो याद रखना है कि जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से जुड़ा हुआ था, ठीक है, प्रतिभूति घोटाला से जुड़ा हुआ था जानकी रमन समिति, ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए,
तो ये सवाल का आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ कौन सा समिति था? तो बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में आ सकें, और जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए आप लोग, ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। अगला सवाल, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, तो पुराना सवाल है, तो आंसर कीजिए कौन सा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सवाल भी था एक तरह से बोल सकते हैं, और है भी, बहुत फेमस ये योजना है। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, यहीं से देख सकते हैं प्रत्येक संसद सदस्य, है ना, तो क्या होगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना। याद रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य जो हैं वो 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, अगला सवाल, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी पार्टी है उसको राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे कोई पार्टी जो है, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, आप जानते हैं, आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर करें, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज आंसर करें। देखिए सही आंसर क्या होगा, याद रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सीट। देखिए बोल क्या रहा है कि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है या कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा, तो उसके लिए अगर उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करवाना है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? तो लोकसभा में कम से कम 11 सीट जीतना होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पार्टी लोकसभा में कम से कम 11 सीट जीतती है और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीतते हैं, समझ में आया, तो फिर उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी या फिर राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? और लोकसभा के बारे में आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अगर पूछेगा लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, 552 है। और आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल होना चाहिए, है ना, तो 25 साल आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के नाम निर्देश द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था। याद है ना आपको कि पहले था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, लेकिन अब जो है खत्म कर दिया गया है ये नियम 2019 में। तो याद रखिएगा कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को जो चुनने का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है। तो कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा। ठीक है, तो जो रिसेंट बुक वगैरह होगा उसमें दिया होगा। और आप लोकसभा के बारे में जानते ही हैं कि लोकसभा जो होता है इसका कार्यकाल जनरली कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल होगा। याद रखना है, विशिष्ट स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल तो होता है, लेकिन ये समय से पहले भी खत्म हो सकता है क्योंकि लोकसभा जो है अस्थायी सदन नहीं है। तो याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, यानी लोकसभा का जो विघटन है वो 5 साल से पहले हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया? जनरली कार्यकाल 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में एब्सेंट रहता है तो संसद द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, पूछ देगा ये सवाल।
तो बहुत पूछता है, तो याद रख लेंगे। चलिए, तो याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कम से कम 11 सीट जीतना अनिवार्य है, और साथ ही साथ सदस्य जो है कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीते, तो ही वो पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको मान्यता मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो देखिए, विधानसभा का जिसको पता नहीं भी होगा तो आंसर कर देगा, लोकसभा लिखा हुआ है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछा गया लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो आंसर करें कितना होना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा? 25 साल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 25 साल। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 25 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन विधानसभा के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसलिए विधानसभा थोड़ा सा देखते हैं। आपको याद रखना है विधानसभा का गठन, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है, न्यूनतम कितना सदस्य हो सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं, अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, ठीक है, अधिकतम सदस्य, ठीक है, और न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है, मिनिमम सदस्य कितना हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकता है। कितना हो सकता है, तो याद रखना है कि विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकता है और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकता है। दोनों पूछता है, कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 170 के तहत। समझ में आया? तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, समझ में आया? लेकिन कुछ ऐसा भी राज्य है जहां पर, याद रखिएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी राज्य है जहां पर मिनिमम 60 से भी कम विधानसभा सीट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपवाद है वो सब, तो अपवाद तो हर जगह कहीं ना कहीं होता है, तो वो भी चीज याद रखना है आपको कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकता है आर्टिकल 170 के अनुसार और मिनिमम सदस्य 60 हो सकता है। अब कौन कौन कम है उसको भी ध्यान दीजिए। याद रखना, वर्तमान में नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है, मिजोरम में 40 है, उसके बाद सिक्किम में 32 है आपका, अरुणाचल प्रदेश में 60 है और गोवा में 40 है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं विधानसभा सीट जिसका कम है। याद रखिएगा गोवा में कितना है? 40 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है, तो एक जगह याद रखिएगा गोवा और मिजोरम का विधानसभा सीट कितना है? 40। ठीक है, गोवा और मिजोरम का विधानसभा सीट कितना है? 40। नागालैंड पूछेगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों का 60-60 है, यानी बॉर्डर पे है, जितना मिनिमम चाहिए उतना है। नागालैंड और एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, अच्छा आंध्र प्रदेश भी होता है, तो लिख देते हैं एपी से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड यहाँ पे कितना होता है? 60। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा कि नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है, गोवा और मिजोरम विधानसभा में 40 सदस्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आया? इसके अलावा और भी सवाल यहाँ से आपको याद रखना है क्या? ठीक है, याद रखिएगा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगा। पूछता है 2026 तक नहीं बढ़ेगा, तो याद रखिएगा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की और लोकसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई भी तरह का बढ़ोतरी नहीं होगा या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और विधानसभा का अवधि कितना होता है? तो 5 साल, लोकसभा का 5 साल, विधानसभा का भी 5 साल। ठीक है, तो विधानसभा का याद रखना है कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, लेकिन यदि राज्यपाल उचित समझे तो वह 5 वर्ष की अवधि से पहले भी विधानसभा का विघटन कर सकता है। याद रखिएगा, समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो राज्य सूची, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है कौन? विधानसभा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी रिवीजन रोज रेगुलर रहिएगा ना तो बहुत सुधार होगा आपको। ठीक है,
बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो बताने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत तेज़ हैं, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट हैं। कुछ एक दो बच्चा होता है जो पढ़ने नहीं आता है, हम जानते हैं, ठीक है। इसलिए अब तो हम आप लोगों का कमेंट पहले था क्या, रेगुलर कमेंट का हम रिप्लाई करते थे, आजकल हम रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चा क्या होता है पढ़ने आता नहीं है, ठीक है, तो फिर कमेंट देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए रिप्लाई ही देने छोड़ दिए हम। तो याद रखिएगा, विधानसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो अब अगला सवाल बताते हैं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करवा सकें, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कमेंट देखते हैं तो उसके बाद फिर होता है रिप्लाई करते हैं, तो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते भी उस बच्चे का बुराई करेंगे, या फिर उस कोई बच्चा अच्छा है तो उसका अच्छाई बोलेंगे, तो उसमें समय पार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप आंसर याद रखिएगा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 25 साल का एज होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। सवाल है, वर्तमान में डैश डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछ रहा है एट प्रेजेंट देयर आर डैश लोकसभा कंसिस्टेंसीज, दिस नंबर हैज़ नॉट चेंज्ड सिंस 1971। मतलब पूछ रहा है कि लोकसभा में वर्तमान में कितना निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, और ये 1971 से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो याद होगा तो आप आराम से आंसर भी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, 543। अगर यहाँ पे 545 देता तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना, लेकिन 543 दिया है तो आप लोग का आंसर सही भी हो जाएगा। याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित क्षेत्र है। कितना निर्वाचित क्षेत्र है, तो लोकसभा में 543 निर्वाचित क्षेत्र है, और 1971 के बाद से 543 निर्वाचित क्षेत्र है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में लोकसभा में कितना निर्वाचन क्षेत्र है, 543 याद रखेंगे, ठीक है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज। अगला सवाल, मंदिर अलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो आंसर कीजिएगा, द डैश टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट एंशियंट हिंदू टेम्पल्स लोकेटेड इन अलोरा महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। तो अलोरा मंदिर जो है महाराष्ट्र में है, और ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है, ठीक है। तो ये किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है, किस भगवान को समर्पित है, तो आप सभी जानते हैं कि कैलाश, ठीक है। आंसर क्या होगा, कैलाश होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर होगा कैलाश। तो याद रखना है कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और ये भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा, ठीक है। कैलाश मंदिर यहाँ पे है, एलोरा मंदिर में कैलाश मंदिर है, याद रखना है, ठीक है। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्लास को, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक सवाल बताइएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? याद है तो कमेंट कर दीजिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, तंजावुर तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। नटराज मंदिर कहाँ पे है? याद है तो कमेंट करें, नटराज मंदिर कहाँ पे है? याद रखिएगा, नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, चिदम्बरम तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सा मंदिर है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में तट मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, नटराज मंदिर है, कांचीपुरम का मंदिर है, ठीक है। बहुत पूछता है इसलिए बताएं। इसके अलावा पूछेगा और भी बहुत सारा सवाल, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कोलकाता में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले लिख देते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा मंदिर है? तो एक तो अलोरा मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा आपको याद रखना है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। क्या है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तो याद रखना है त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, महाबलेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या होगा? कैलाश। सवाल है, 2011
ध्यान दीजिएगा, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुआ। ठीक है, यानी 2001 का जो जनगणना हुआ होगा और 2011 को जो जनगणना हुआ उसमें भारत का जनसंख्या में वृद्धि हुआ, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यही पूछ रहा है, तो आंसर कर दीजिए। ठीक है, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना है, यानी 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी, अगर आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो याद रखना है 17.74%। ठीक है, तो याद रखिएगा 2011 जनगणना के आधार पर भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, 17.70% है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, याद है तो कमेंट कीजिए। भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? जनगणना से सवाल पूछता है, एक सवाल तो कम से कम जरूर पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, और भारत में नियमित दशकीय जनगणना 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा 1921 साल को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा कि 1921 साल को ग्रेट डिवाइड ईयर या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा गया है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि आपका 2011 का जो जनगणना है वो कितने नंबर का जनगणना था, तो आप याद रखिएगा 2011 का जो जनगणना है कितने नंबर का जनगणना है, तो याद रखना है 15वां जनगणना था, 15वां था। लेकिन आज़ाद भारत का पूछेगा, आज़ाद भारत का तो 7वां जनगणना। समझ में आया? ओवरऑल पूछेगा तो 15वां जनगणना। ठीक है, पूछेगा 2011 का जनगणना कितने नंबर का था, तो 15वां जनगणना ओवरऑल। लेकिन आज़ाद भारत का 7वां जनगणना था, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? अब जोड़ ही सकते हैं आप, 1951 में हुआ होगा। आज़ाद भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ, उसके बाद जोड़िए 51, 61, 71, 81, 91, 1 और उसके बाद 11, तो 7 हो गया, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, 17.70%। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा राज्य कौन है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, उत्तर प्रदेश 1 नंबर में है। दूसरे नंबर पे कौन सा है पता है? यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 1 नंबर में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है 2011 के आधार पर। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और बिहार तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, पुदुचेरी दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मेघालय। मेघालय जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है, 1 नंबर में मेघालय है। ठीक है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नागर हवेली 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, बहुत पूछता है ये सब सवाल। जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 कौन है बताइए? जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, याद रखना है बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, और बहुत बच्चे गलती करते हैं, वेस्ट बंगाल पहले आंसर कर देते हैं। ठीक है, अब सजाने देता है तो सबसे बड़ा गलती तो तब होता है जब 3 नंबर पे केरल आ गया। ठीक है, तो बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के जो राज्यों का क्रम है वो कैसा होगा, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वेस्ट बंगाल और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है केरल। समझ में आया? तो क्रम देगा तो आपको याद रखना है बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। और कम पूछेगा, कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 1 नंबर में अरुणाचल प्रदेश आता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल, नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा? ठीक है, बताना है आपको भारत का फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है नवंबर 2018 के अंत तक, यानी नवंबर 2018 तक भारत का जो राजकोषीय घाटा कितना था ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन अगर पता है तो आंसर करें। याद रखिएगा 7.17 लाख करोड़। ठीक है, 7.17 लाख करोड़ जो है ये भारत का राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट था 2018 साल के अंत तक। ठीक है,
अगला सवाल, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? ठीक है, द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू फिक्सेबल इंटरेस्ट बियरिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताइए। हिंदी में देख सकते हैं आप, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? याद रखना है, पूंजी लाभ अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, मूल लेखांकन समीकरण है, इनमें से कौन सा जो है मूल लेखांकन समीकरण है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पढ़ा चुके हैं ये सब सवाल। ठीक है, आपको बताना है मूल लेखांकन समीकरण है, इनमें से कौन सा मूल लेखांकन समीकरण है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अब इसका आंसर नहीं आएगा, इसका और इससे पहले वाला का आंसर नहीं आया, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। ठीक है, संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, याद रखिएगा ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी कुछ सवाल आता है। ठीक है, अगला सवाल, 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि। ठीक है, इस निधि के तहत मतलब इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष छोटे और सीमांत किसानों को कितने रुपए देगी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आंसर करें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र जो है प्रतिवर्ष छोटे और सीमांत किसानों को कितने रुपए देगी? 6,000 रुपया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन डैश ने किया था? ठीक है, तो आंसर कीजिएगा, जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गिउसेप्पे कॉन्टे, जो कि इटली के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कॉन्टे के द्वारा जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कॉन्टे के द्वारा किया गया था। तभी के इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कॉन्टे के द्वारा जलवायु और सतत विकास केंद्र के लिए अफ्रीका केंद्र का स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, शलोम जुराविसल्वी को डैश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? उन्होंने 16 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला। ठीक है, अब नीचे वाला लाइन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है नाम और कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो याद रखना है, सलोम जुराविसल्वी को डैश देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो जॉर्जिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सलोम जुराविसल्वी को जॉर्जिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, तो जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति शलोम जुराविसल्वी, याद रखिएगा। अगला सवाल, उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो वनडे मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बॉलर बन गया है। ठीक है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है ओडीआई मैच में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बॉलर। ठीक है, मतलब वनडे में सबसे तेज 100 विकेट कौन पूरा किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शामी। ठीक है, मोहम्मद शामी जो है भारत की तरफ से वनडे मैचों में 100 विकेट सबसे तेज लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और काफ़ी अच्छे बॉलर भी हैं, आप जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आप लोग सारे सवालों का आंसर बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। ठीक है, और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास कुछ बच्चे देखते हैं तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग सारे सवालों के आंसर कमेंट करें और साथ ही साथ रेगुलर रहें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा संख्या में क्लास को सपोर्ट करने से ज़्यादा बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें और थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग क्लास जो है पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।